दोस्तों, आज की कहानी है कुदरत का न्याय। अपने बेटे और बहू के रोज के झगड़ों से परेशान होकर राम रतन जी अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितनी नाजों से पालकर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे को। कहते हुए वह रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि यह कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने दोस्त को फोन किया जो वृद्धा आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि वह भी वृद्धा आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त कमलेश स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। राम रतन जी केवल इतना ही कहा, मैं रोज रोज के कला से परेशान हो गया हूँ और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। जिस समय अपना घर छोड़कर बैग लेकर निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू अपने कमरे में बैठकर चाय और बिस्किट का आनंद ले रहे थे। दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि यह सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं, और ना ही ने किसी की रोकने की कोशिश की। रोज रोज की अपमान और जिल्लत भरी जिंदगी से परेशान राम रतन जी वृद्धा आश्रम पहुँच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धा आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वे सबके साथ हाल चाल करते, रोज सुबह और एक्सरसाइज भी करते। धीरे धीरे राम रतन जी को आश्रम में अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धा आश्रम में सुकून मिल रहा था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज के क्लेश से राम रतन जी का हृदय छलनी हो गया था। वह हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते कहते थे, तुम तो मुझे छोड़कर पहले ही चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना भी पानी की तरह बहाया था। एक दिन राम रतन जी वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। तभी वृद्धा आश्रम के बाहर आकर रुकी वृद्धा आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस आश्रम में आया है जिसने ना जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए एक इस प्रांगण में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत जो शायद उसकी माँ थी। वह उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 65 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू ओढ़ने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में एक कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी जिसके हाथ में एक बैग था। वह बुजुर्ग महिला औरत के हाथ में थमाया और उसके बाद उसने कुछ बात कहने लगी। वह बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वे दोनों कार में बैठकर चले गए। बुजुर्ग महिला वृद्धा आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही, फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धा आश्रम में आ गई। राम रतन जी की ओर देखते ही वह अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी राम रतन जी के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। राम रतन जी बार बार उस महिला के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैसे इस औरत को मैंने कहीं देखा हो, पर समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ देखा है। वह महिला कौन है? अक्सर राम रतन जी को देखते ही वह महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी। लेकिन एक दिन जब वह महिला बागवानी के काम में लगी हुई थी तो राम रतन जी उस समय टहलने के लिए निकले निकले थे।
बागवानी में काम करते हुए उस महिला के सर से पल्लू उतर गया। उस महिला का चेहरा देखते ही राम रतन जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना जाने कितने सवालों ने उन्हें उनके दिमाग को घेर लिया। इस समय उनका एक मित्र उनके पास आया और बोला, खाना खाने का समय हो गया है, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया था। बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद राम रतन जी की नज़रें बार बार सरस्वती जी को ही ढूंढ रही थी। वह उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई। उनका तो पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी वह अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश है। फिर आज ऐसा क्या हो गया? राम रतन जी उधर ही किसी व्यक्ति से पूछते हैं। 2 दिन पहले ही आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुँची? सरस्वती जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यह देखकर राम रतन जी और अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों के मगन राम रतन जी वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वो गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास के गुजर रहा वृद्धा आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए, अगर लगी हो तो मैं मरहम पट्टी कर देता हूँ। राम रतन जी कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, बचाव हो गया। इतना कहते हुए राम रतन जी प्रांगण में रखे बेंच पर आकर बैठ गए और कुछ महीने पहले घटी घटना को याद करने लगे, जब आप बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू इस चोट को देखकर भी अंधे की तरह अपने काम में लगी रही और उनका बेटा वैभव चिल्लाकर बोला, क्या आप संभाल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता है कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगाकर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो। आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उस उसे इतना भी ना बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब राम रतन जी का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी, बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई है आपकी। ना जाने ऐसा कितनी बार हुआ था जब राम रतन जी अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में जाने का राम रतन जी अभी अपने विचारों में खोए थे। तभी सामने से उनके मित्र कमलेश जी आते हुए दिखाई दिए। कमलेश जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर राम रतन जी बोले, क्या बात है कमलेश, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तभी कमलेश जी ने कहा, मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था कि आज वह मुझसे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। कमलेश जी की बात सुनकर राम रतन जी वह कुछ परेशान हो गए और अपने मित्र से बोले, बेटे ने तुम्हारी यह हालत कर दी, तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला गया।
साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा। तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी कमलेश जी ने बोले, तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन रामरतन जी उनसे नाराज होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि यह किस्सा केवल मेरे साथ या सरस्वती जी के साथ ही नहीं है। वृद्धा आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है। सभी की जिंदगी में वृद्धा आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धा आश्रम नहीं आता। जब तक एक व्यक्ति अंदर तक नहीं भर जाता तब तक वह यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन देखो, सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी जिंदगी को यह बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को बदल लेते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को, अपने बेटे बहू को, अपने पोती पोते याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के लिए नहीं। रामरतन जी को कविता लिखने का बहुत बड़ा शौक था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए कभी कभी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वह कागज पर अपने विचारों को कविता का रूप दे रहे थे, तो उस समय अपने हालात बयां करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। इस समय वृद्धा आश्रम का संचालन उनके पास आया और उन्हें आवाज लगाई। रामरतन जी उस समय ठीक ठाक होकर बैठ गए और कागज को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छुपाते हुए बोले, जी बोलिए। रामरतन जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। यह बात सुनकर रामरतन जी हैरान हो गए, साथ ही उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब आप ऑफिस में गए तो उस समय उनका 5 वर्ष का पोता पिंटू उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए झट से उनकी और दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। रामरतन जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वह मन मार कर वृद्धा आश्रम में जैसे जैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमजोर पड़ने लगा। परंतु फिर भी अचानक दिमाग में विचार आया कि यह वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी जिंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज पिंटू का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। पिंटू की इच्छा है कि आप उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी रामरतन जी बोले, देखो, मैं घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। उस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी में, सभी आस पास वाले भी, रिश्तेदार भी आएंगे, सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? तभी रामरतन जी बोले, अच्छा, तो मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के बुलाने नहीं बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, जरूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए कि मैं जी रहा हूँ या मर गया हूँ। इतना दूर फोन करके भी मेरा हालचाल पूछने की जरूरत नहीं समझी।
तुम लोगों ने इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धा आश्रम क्यों चले गए। आज जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए हो। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए राम रतन जी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सी सूरत लेकर राम रतन जी के पास आ गए और गिड़गिड़ाकर उनसे कहने लगे, पिताजी माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का। इतनी बात सुनकर राम रतन जी का दिल पिघलने लगा। तभी पिंटू बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर राम रतन जी खुद को रोक नहीं पा रहे थे, परंतु बेटा और बहू की करतूत की वजह से घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन पिंटू ने कहा तो वह घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही पिंटू का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धा आश्रम वापस लौटा देना। तुम लोग मुझे वृद्धा आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। पिंटू का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार आस पास के लोग बहुत बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। राम रतन जी के पुराने मित्र जो आज उनसे बहुत दिनों के बाद मिले, परंतु राम रतन जी ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वह सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज देने वाला हूँ, उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय राम रतन जी घर पर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी शारदा जी को यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी से क्या पेट भरता है, आप एक रोटी तो और लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, एक रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप तो कहते हैं मेरे तन को लगता है। अरे नहीं शारदा, मेरा पेट पूरा भर चुका है, कितना खिलाओगी। अपनी पत्नी को याद करते करते राम रतन जी सोचने लगे, एक शारदा थी जो मुझे एक गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी। सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम मुझसे करवाती थी। हालांकि मुझे वह काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी जिंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की याद में डूबे थे। कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वह बाहर आए तो बहू बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धा आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए बहू के मन में विचार चल रहे थे, कहीं पिताजी हमेशा के लिए यही रुकने का मन ना बना ले, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। राम रतन जी उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू के मन को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए वह भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धा आश्रम जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वह देखते हैं कि उनकी बहू के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। मन ही मन खुश हो रही थी। राम रतन जी मन ही मन सोच रहे थे, चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद तो तुम वृद्धाश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। राम रतन जी ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं, ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। बेटे तो बहू
को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा। अपना वृद्धाश्रम ही अच्छा है, जहाँ मैं अपने विचार हिसाब से खाता हूँ, अपने हिसाब से रहता हूँ, अपने मन पसंद का काम करता हूँ, किसी की चिक चिक नहीं होती। जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। राम रतन जी कार से निकले और अंदर जाने लग जाते हैं, रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वे दोनों अपनी कार में बैठते ही लगे थे, तभी रामरतन जी आवाज़ सुनकर रुक गए। रामरतन जी ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धा आश्रम के प्रांगण में पहुंच गए। रामरतन जी वहीं काम करने लगे। एक व्यक्ति से सरस्वती जी को बुलाने को कहते हैं। सरस्वती जी जैसे ही बाहर आई, वैसे ही रामरतन जी का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू हो तो एक तक टक देखती रह गई। हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर सरस्वती जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब और आपने मुझे बताया नहीं। परंतु उसकी बातों को सरस्वती जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सीमा बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही होंगी। कल ही मैं भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया कि तुम वृद्धा आश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी। माँ से बात नहीं हो रही है। माँ कहाँ है? एक बार तो मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा, आप तीर्थ यात्रा पर हो गई हो, इसलिए मेरी बात तुमसे नहीं हो पाएगी। और मैं भी मान लिया कि आप तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुनकर सरस्वती जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा, तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे। मुझे 1 महीना पहले या वृद्धा आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ, आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? इतना कहते हुए सीमा अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धा आश्रम में आई, मैंने तुम्हारे ससुर जी को भी यहाँ देखा। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क ही नहीं है। फिर तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताते? इतना कहते हुए सरस्वती जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक ही नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है, तो मेरी बेटी ने भी अपने सास ससुर को घर से निकाला है। तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी हैं। अब तो मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहलाने में शर्म भी आती है। एक ने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर सीमा का सिर शर्म से झुक गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैंने अपने ससुर के साथ कर रही हूँ, वह मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है। फिर भी अगर माफ़ी मांगनी है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई सीमा अपने ससुर जी की पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी वैभव ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो रामरतन जी और सरस्वती जी ने दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अपनी बहू बेटे या बेटी के पास नहीं रहना। हम वृद्धा आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु रामरतन जी और सरस्वती जी एक ही जवाब था कि एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा
दिए गए धोखे सह सके। इतना कहकर राम रतन जी और सरस्वती जी अपने अपने कमरे में चले गए। सीमा और वैभव दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज रखा था, जो शायद उनकी जेब से निकल कर गिर गया था। जब वैभव ने उस कागज को खोलकर देखा तो उसमें पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। क्या किसी ने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। हाँ, मैंने देखा है, आज मौत से पहले भी मौत आती है। जब जिंदगी अपने आखिरी पड़ाव पर आ जाती है, शरीर काम नहीं करता, केवल सांस आती जाती है। हाँ, मैंने देखा है, मौत से पहले भी मौत आती है। अपने पिता द्वारा लिखे गए इन शब्दों को देखकर वैभव के दिल पर ना जाने कितने तीर एक साथ लगे, और उधर सीमा अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी। परंतु आज दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही ही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से, और माता पिता वृद्ध आश्रम में हैं संतान की वजह से। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।